हेलो एवरीवन, मैं अनिल आपका दोस्त। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आइए बात करते हैं नीट 2026 के ऊपर। अगर आप आज 1 अप्रैल 2026 को ये वीडियो देख रहे हैं जो कि होने वाला है नीट 2026 से संबंधित स्ट्रेटजी के संबंध में, तो मैं आपको झूठी मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जो बात बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आपको मैं। झूठ इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, एकदम सच सच बात बताऊंगा आपको मैं। जो बात आपको आज तक किसी यूट्यूबर ने या किसी टीचर ने नहीं बोली हो, बिल्कुल आपके सच वाली बात जो आप सच सुन सकते हो, या सच सुनने में थोड़ा आपको अच्छा भी ना लगे, ऐसा सच मैं बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं इसमें ऐसा चीज़ नहीं बोलूँगा जिसमें थोड़ा सा भी झूठ शामिल हो। ऐसा बात कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम पढ़ लो, अपने आप पे बिलीव कर लो, ये सब बात बेकार की बातें हैं। ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा आप मैं तुमको नीट से संबंधित कि बच्चे क्या गलती करते हैं, पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, और आपको बच्चों को क्या करना चाहिए। सच अब भी सुनना चाहते हो, अभी वीडियो में बने रहना चाहते हो, तो याद रखना सच थोड़ा सा कड़वा होता है। इस कड़वी बात को तुम सह गए या सुन लिए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। बहुत सारे प्रश्न मुझको पूछे जाते हैं, क्या लास्ट 30 डेज में सिलेक्शन हो सकता है? मैं बोलता हूँ हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है, संभव है सिलेक्शन होने का। लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। एग्जाम में तो भाई 25 लाख लोग बैठते हैं, तो क्या 25 लाख का सिलेक्शन होगा क्या? सीट तो 50,000 55,000 सीट है, तो आप ही बताइए सिलेक्शन कैसे होगा सबका? तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता? लोग इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास कभी नहीं करते। क्योंकि जो बच्चे होते हैं नीट की तैयारी करते हैं, लास्ट 30 डेज में पूरे सिलेबस को कवर करने की सोचते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं बताता हूँ आपको। नीट लास्ट 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नीट लास्ट 30 डेज में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, नीट लास्ट 30 डेज में आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है। सिक्योर करना आपके ऊपर है कि कैसे आपको अपना मार्क्स लाना है, कैसे आपको सिक्योर करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिलेबस कंप्लीट करने में या सिक्योर करने में अपने सिलेक्शन को? दोनों में डिफरेंस ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, जिस बच्चे ने पूरे साल लगभग 70 से 80% कोर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसका सिलेक्शन तय है। और जो बच्चा आज 1 अप्रैल को ये वीडियो देख रहा है, अभी तक पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अभी भी टाइम है, अभी भी चांस है, अभी भी एक मौका है। असंभव कुछ भी नहीं है, याद रखना। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अभी भी पढ़ोगे तो मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। मैं 100% आपको वादा नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा कि हो ही जाएगा, मगर आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हो अभी भी अगर सीरियस होते हो तो। मुझको पता है तुम रात रात भर पढ़ाई करते हो, मॉक टेस्ट दिलाते हो, नंबर कम आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, तुम झूठ बोल जाते हो, और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आता होगा, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? किसी भी कंपटीशन एग्जाम या नीट के एग्जाम के बच्चों के पास सबसे बड़ा प्रेशर होता है उनके पेरेंट्स का, एक्सपेक्टेशंस का। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरा है सोसाइटी का कंपेरिजन। सोसाइटी कंपेयर करता है बच्चे को, ये बच्चे को इस बच्चे से, ये बच्चे को इस बच्चे से। सोसाइटी कंपेयर करता है। रिलेटिव्स होते हैं, करीबी रिलेटिव्स होते हैं आपके, पड़ोसी होते हैं आपके, ये सारे बच्चे कंपेयर करते हैं एग्जाम के दिनों में खासकर। और कुछ होता है खुद की गिल्ट। आप मॉक टेस्ट में आप अच्छा नंबर नहीं ला पाते तो खुद को गिल्ट महसूस होता है, खुद को खराब लगता है। ये सब चीज़ से बाहर निकलो आप, गिल्ट करना बंद करो अपने ऊपर। सुनो, ये 30 दिन तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं करता, पर तुम्हें ये सिलेक्शन जरूर दिलवा सकता है। बस इसके लिए थोड़ा सा तुमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 30 दिन तुम्हारा एटीट्यूड जरूर डिफाइन करता है। छोटा सा इस वीडियो में मैसेज है पेरेंट्स के लिए, तो प्लीज़ दिल से समझिएगा मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा। आप, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये आप पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आए, कम क्यों आए, ज़्यादा क्यों नहीं आया, उसका बच्चा ऐसा लाता है, ये लाता है, ये सब पूछने के बजाय उससे ये पूछिए, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? आप ये दो आपके शब्द उस बच्चे को, मैं ये समझता हूँ उस मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके दो शब्द हैं। ऐसा पूछिए तो बच्चा सिक्योर फील करेगा, बच्चा का माइंड क्या होगा, रिलैक्स होगा। चलो कोई तो दुनिया मुझ पर भरोसा करता है, तो आप पर नहीं करेगा भरोसा, बच्चा किस पर करेगा? अगर आपसे बार बार ताना मिले बच्चे को या कड़वे वचन मिले सुनने को,
कि उसका बेटा ऐसा कर रहा है, उसका ये कर रहा है, उसका सिलेक्शन यहाँ हो गया, तो बच्चे का माइंड सेट पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा करने से आप बचें। अब बात करते हैं नीट की ग्राउंड रियलिटी क्या है। नीट एग्जाम की ग्राउंड रियलिटी है क्या, समझते हैं। लास्ट 30 दिन क्या करना है ये बताता हूं आपको मैं। पहला पॉइंट है आपका सिलेबस कवर नहीं करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन मोड में आना है। सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत रहिए। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है 80%, 90%, 95% इनफ, बहुत है। अब उसको आप रिवाइज कीजिए। अगर अभी आप नया चैप्टर देखेंगे, नया पॉइंट देखेंगे दोस्त के कहने पे या किसी टीचर के कहने पे, तो आपका वो भी खराब होगा, और नए का आप अभी उस कंडीशन में नहीं आ पाएंगे कि उसको आप याद रख पाएँ, आप पुराना भूल जाएंगे आप। तो अभी क्या कीजिए, आप जितना भी आपका पढ़ाई हो चुका है कंप्लीट, रिवाइज मोड में आप आ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं आप, उसको अच्छे से परफेक्ट बनाइए। बात समझ रहे हैं आप। जो भी आप पढ़ चुके हैं अच्छे से 80% उसको परफेक्ट कीजिए कि उसमें से एक भी गलती ना हो। और जो 15% 20% बच गया उसको इग्नोर कर दीजिए। या उसको एक काम कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है क्वेश्चन के हिसाब से, उसको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, उसको आप एकदम डीप मत घुसिए उसमें। अब आप डीप घुसने का अब समय नहीं है। आप उसको सिंप्लीफाई ऊपर ऊपर से देख के निकल जाइए। आप 80% में भी सिलेक्शन होगा, डैम श्योर। बस आपको क्या करना है, उस 80% से 85% जो आपका कंप्लीट है सिलेबस, उसको 3 से 4 बार आपको महीने में रिवाइज करना है। ये आप रूल बना लीजिए। कितने बार, 3 से 4 बार आपको क्या करना है, उस 80 से 85% या किसी का 90% भी होगा, उसको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा मेरा मानना है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस एग्जाम में, तो वो है आपका PYQs। यही सब कुछ है बोलता हूं मैं तो। PYQ ही लगभग आपके एग्जाम को कवर करता है। मेरे हिसाब से 10 से 15 साल का PYQ काफ़ी होता है। लोग तो 25-30 साल का बोल देते हैं, और 25-30 साल पे नहीं जाऊंगा, मैं आऊँगा 10 से 15 साल का PYQ इनफ। बहुत ज़्यादा होता है 10 से 15 साल का PYQ। आप देखेंगे तो नीट का एग्ज़ाम जो है अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, ये पैटर्न फॉलो करता है। क्या करता है, पैटर्न फॉलो। पैटर्न समझो कैसे आप, PYQ को जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे। आप PYQ आप लगाना सीख गए तो आप पैटर्न समझ जाओगे, और आप आराम से एग्जाम के दिन इस नीट के एग्जाम को क्रैक कर लोगे। PYQs के बेस पे आपको क्या सपोर्ट मिलता है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे, जो कि बार बार क्या होता है PYQ के दौरान, आप देखोगे PYQ को तो रिपीट होता है। क्या होता है, PYQ में कॉन्सेप्ट क्या करता है, प्रश्न में रिपीट किया जाता है। इस चीज को आप समझ जाओगे। मेरे हिसाब से 150 से 200 क्वेश्चन, 150 टू 200 क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत होते हैं PYQ लगाने के लिए डेली, लास्ट 30 डेज में। आज 1 अप्रैल 2026 है। आप इस महीने के लास्ट तक के अगर 150 से 200 क्वेश्चन PYQ रोज लगाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये सच बात है। तीसरा पॉइंट है मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, आप सभी ने मॉक टेस्ट दिलाया होगा, या बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ मॉक टेस्ट का पेपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब महीने में 3 संडे 4 संडे मॉक टेस्ट होता है वहाँ आपका। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखते हो 250 आया, 300 आया, किसी के 500, किसी के 650 आया। उसके बाद क्या करते हो आप, नंबर तो वहाँ से मिल जाता है आपको, कैसा कैसा मार्क्स आया मिला लेते हो, इतना इतना नंबर आ गया मेरे को। आप कभी ये काम करते हो कि गलती किस में किया हूँ, 20 गलती, 30 गलती, 40 गलती जिसमें मार्क्स कटे हैं, क्या गलती किया हूँ, उसको एनालिसिस करते हो। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, गलती जो आप करते हो, मिस्टेक करते हो, मिस्टेक का एनालिसिस किया करो। इसके लिए कम से कम 3 घंटे लगाने पड़ेंगे आपको, 3 घंटे, 3 आवर्स। आपका एग्जाम कितने घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है ना, आपको 3 आवर्स और देने पड़ेंगे, 6 घंटे। तुरंत कर लो इस चीज को, और इसकी एक नोटबुक बनाओ। इसकी गलतियों की, मिस्टेक की, मिस्टेक वाले क्वेश्चन की नोटबुक अलग से बनाओ। जितने मॉक टेस्ट तुम दिलाते हो, मान लो तुम एक संडे दिलाए, महीने में 4 संडे होते हैं, 4 संडे का मान लो तुम 20 गलती करते हो एक टेस्ट में, तो 4 कितना हो गया आपका, 20 चौक 80, 80 गलतियों का नोटबुक बनाओ। एग्जाम्स आने पर तुरंत नोटबुक बनाओ, उस क्वेश्चन को लिखो,
गलती को सुधारो और उसको लिखो उसमें आप कि ये गलती हुआ है। उसके बाद एग्जाम में 100% याद रखना, वो गलती तुमसे होगा ही नहीं, वो गलती तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि गलती पे तुमने काम किया है, तुमने अच्छा बना के नंबर लाया, वो तुमको याद नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे। जब तुम गलती को सुधार करके नोटबुक बनाओगे उसका, ये चीज़ तुमको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि तुमने गलती पे काम किया है, तुमने गलती पे ध्यान दिया है, गलती को सुधार किया है। सच यही है, सिलेक्शन मॉक टेस्ट देने, एग्जाम देने से नहीं होता, अपने गलतियों पे सुधार करने से होता है, याद रखना। अगला पॉइंट है बायोलॉजी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, इसको मैं गेम चेंजर बोलता हूँ। गेम चेंजर इसलिए बोलता हूँ कि बायोलॉजी लगभग सभी से बन जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी बच्चा बायोलॉजी का 320 से 340 मार्क्स ला सकता है, कोई भी बच्चा ला सकता है, 320 से 340 आराम से ला सकते हो। क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी, पॉइंट टू पॉइंट भाई, एनसीईआरटी रट डालो, पढ़ डालो, जैसा तुमको बनता हो कर डालो। एक एक पॉइंट ध्यान दो इसका, एक एक लाइन ध्यान दो एनसीईआरटी बुक का, एक एक लाइन ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बायोलॉजी के ऊपर एनसीईआरटी बुक, ये बेस बनाता है आपका। दूसरा इसमें क्या है आपका, डायग्राम्स, टेबल्स प्लस एग्जांपल्स। डायग्राम्स, टेबल प्लस एग्जाम्पल, डायग्राम, टेबल और एग्जाम्पल, बायोलॉजी का क्या है मेन, डायग्राम, टेबल और एग्जाम्पल, ये तीनों को याद करो, ये तीनों को समझो, पढ़ो, रटो, जो करना है करो। लास्ट 30 दिन है, अगर तुम्हारा कंप्लीट है तो रिवाइज मोड में जाकर रिवीजन करो, एनसीईआरटी बेस पे शॉर्ट नोट बनाया हूँ उसको देखो, लेक्चर देखो टीचर्स का। आपको बिल्कुल भी इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी में आराम से 320 से 340 नंबर लाओगे। कहीं 320 340 नंबर आपने ले आया तो बाकी दो सब्जेक्ट का बर्डन आपके ऊपर कम हो जाएगा, वहाँ एक में अगर बिगड़ भी जाता है तो ये आपका खड़ा है बेस। ये इसलिए बोलते हैं इसको, तो इसीलिए इसको बोलता हूँ मैं गेम चेंजर, क्योंकि इसमें 320 से 340 नंबर आसानी से लाया जा सकता है, और तुम लाओगे भी, मुझको यकीन है। तो पांचवा पॉइंट है फिजिक्स का स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, फिजिक्स का स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है आपको, फिजिक्स में आपको क्या करना है। फिजिक्स में ऐसा लगता है कि सब आएगा, ऐसा कहीं नहीं होता, कोई एग्जाम में नहीं होता, किसी पेपर में नहीं होता, सब नहीं आएगा, मगर जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से, जहाँ से जिस क्वेश्चन पे वेटेज ज़्यादा है वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। तो फिजिक्स में भी ऐसा है, सबको आपको नहीं पढ़ना है। अगर लास्ट 30 दिन आप देख रहे हो तो आप अपना सिक्योर वाला जो क्वेश्चन है आपका, जिसको आपको 100% कॉन्फिडेंस है, उसको और कॉन्फिडेंस करो, रिवाइज करो, और जो कठिन प्रश्न है, टफ प्रश्न है, जिसको छुए नहीं हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिजिक्स में फोकस क्या करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फोकस किस में करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फिजिक्स में आपको फोकस करना है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे, और देखना है पीवाईक्यू पैटर्न, पीवाईक्यू पैटर्न देखना है। क्या देखना है आपको, पीवाईक्यू पैटर्न देखना है। फिजिक्स का क्वेश्चन लगता है इस साल इजी टू मॉडरेट जाने वाला है, इजी टू मॉडरेट फिजिक्स का पेपर जाने वाला है, तो घबराने वाली बात नहीं है, एकदम हार्ड नहीं आएगा। तो आप फिजिक्स की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं, फिजिक्स में अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। छठवा है आपका केमिस्ट्री, इसको मैं बोलता हूँ स्कोरिंग वेपन्स। छठवा है आपका केमिस्ट्री, स्कोरिंग वेपन्स, केमिस्ट्री को मैं बोलता हूँ स्कोरिंग वेपन्स। स्कोर अच्छे से किया जा सकता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है दोस्तों। पहला पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक, तीसरा है आपका फिजिकल। 3 पार्ट होता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। आइए देखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे, कैसे इसको रिवाइज करना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम्ड रिएक्शन,
प्लस एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको नेम्ड रिएक्शंस के नाम, फार्मूलाज और एनसीईआरटी पे फोकस करना है। इनऑर्गेनिक का कुछ नहीं हो सकता, इनऑर्गेनिक को आपको रटना ही पड़ेगा। इनऑर्गेनिक भाई रट लो, इनऑर्गेनिक का कोई शॉर्टकट नहीं है, इनऑर्गेनिक आपको रटना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हो कमेंट में बताओ, मैं कमेंट का आपका वेट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला प्लस पीवाईक्यूज, फार्मूला प्लस पीवाईक्यूज, फार्मूला और पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री भी आसानी से आपका बन जाएगा। अब तक हमने जाना बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। अब देख लेते हैं सबसे बड़ा चीज़ जो कि है आपका मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस को कैसे आप यहाँ पे हैंडल करेंगे और आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रेटजी। मेंटल स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि 30 दिन हम एकदम पूरा बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि अब घर में ही खाना पीना भूल जाए, नहाना धोना भूल जाएं। आपको सब काम करना है घर में रहते हुए, ज़्यादा सोशल गैदरिंग नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ सोशल गैदरिंग करना ही नहीं है आपको, सोशल मीडिया छोड़नी है आपको। उसके मेंटल स्ट्रेटजी में आपको सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन छोड़ना है आपको पूरी तरह से 30 दिन के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा बटन वाला फ़ोन रखना बंद कर दो, बटन वाले फ़ोन इंपॉर्टेंट रहता है, इमरजेंसी के लिए रख लो, कहीं बाहर आना आना पड़ गया इमरजेंसी के लिए तो काम आएगा। तो बटन वाले फ़ोन अलाउड है, रख सकते हो। उसमें भी रिंगटोन आपका साइलेंट रखो, वाइब्रेशन मोड में रखो। आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस पढ़ाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। जब स्मार्टफोन बंद हो जाएगा तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका यूट्यूब सब छोड़ दिए आप, तो आपका सोशल गैदरिंग बंद हो गया। सोशल गैदरिंग या सामाजिक बने रहना अच्छी बात है, मगर समाज से थोड़ा आप अलग रहो, थोड़ा दूर रहो। शादी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, या मेला आ गया कहीं, फन फेयर लग गया, कुछ भी हो गया, कहीं नहीं जाना है आपको। केवल 30 दिन अपने ज़िंदगी का आप लगा दो, सीरियस होके बैठ जाओ। जो फार्मूलाज, जो टिप्स दिया हूँ तुमको, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको पूरा एकदम बाई हार्ट लेके आप इसको पढ़ो। आप अंदर से डीप घुस के, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, याद रखना। और अंदर ही अंदर किसी से अपना कंपैरिजन मत करना, ये वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने इतना स्कोर लाया मॉक टेस्ट में। जब कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा तो कंपैरिजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मगर फिर भी तुम अंदर से मत अपना निकालते रहना कि कैसा होगा क्या होगा। सिर्फ फोकस करना पढ़ाई पे, सिर्फ फोकस करना पढ़ाई पे, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ाई काम आएगा। तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, लास्ट तक के सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक मैदान में डटे रहते हैं, लड़ते रहते हैं। उनका नहीं होता जो गिव अप करके भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। याद रखना इस चीज़ को। लास्ट बात, अगर तुम थक गए हो, अभी तुमको लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत तुम थक गए हो सुन सुन के लोगों की बातों को, खुद से तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो तुम मेरी बात मानो, लास्ट 30 दिन तक ये फार्मूला अपने अंदर बैठा लो। तुम सिर्फ अपने आप को देखो और अपने आप को प्रूव करो। अपने आप को आज से कल, कल से परसों बेहतर करते जाओ, इम्प्रूवमेंट करते जाओ, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। आप देखो तुम्हारा आने वाला 30 दिन तक तुम क्या बन जाओगे। और सिलेक्शन हो गया तो दुनिया तुम्हारी वाह वाह कहेगी, दुनिया तुमको बोलेगी क्या टैलेंटेड बच्चा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। और नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस 30 दिन के ट्रेनिंग में अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लोगे, इतना तुम तपा लोगे अपने आप को कि तुम सोना बन जाओगे, गोल्ड बन जाओगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में तुम बिना डर के, बिना लोगों की चिंता किए बात की अपना एग्ज़ाम दोगे और वहाँ तुमको सक्सेस जरूर मिलेगा। एक नीट छूटा तो क्या होता है, दूसरा तैयार खड़ा है अगले साल का। तो परेशान नहीं होना है, तुमको अपना प्रयास 100% करना है, अपने प्रयास से बस तुमको दूर नहीं भागना है। और ये डिसिप्लिन तुमको जीवन भर काम आएगी, याद रखना। ये 30 दिन का डिसिप्लिन तुम फॉलो कर लिए, तुमको पूरे लाइफ टाइम काम आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो रियल लगा और आपको ऐसा लगता है कि फाइनली कोई सच बोल रहा है आकर, तो ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो अब तक फेक मोटिवेशन में फंसे हुए हैं। और कमेंट में लिखो, आई विल फाइट टिल द एंड। मैं सबका कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।